Hello friends, you are welcome in PVP videos. I am Pankaj Kumar Tripathi, going to discuss the important cases of the Civil Procedure Code for purposes of preliminary examinations. मित्रों, इस वीडियो में मैं आपसे सिविल प्रक्रिया संहिता के महत्वपूर्ण वादों पर चर्चा करूंगा जो प्री परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है. बट डोंट थिंक दैट इट विल नॉट हेल्प यू इन मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू और इवन इन प्रैक्टिस. इट वुड हेल्प यू in every kind of examination, in practice or anywhere where there is requirement of procedure of civil procedure code shall be applied. जहां कहीं भी सीपीसी के प्रावधान लागू होंगे वहां हर जगह ये केस आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जरूरी होगा. दिस इज द 8th video on the provisions of CPC, and basically we will deal in the video the cases of CPC, the cases on CPC 1908 preliminary examination. In this slot I have written the 10 important cases on the board. मैंने इस ग्रुप में 10 important cases लिखे हैं एंड वन बाय वन इन केसेस को बताया जाएगा कि किस पॉइंट पे हैं. बट नॉट ओनली 10 केसेस आर इंपॉर्टेंट. सेक्शन 1 केस नंबर 1, 2, 3, 4. द 5th इज हियर, गरिकापत्ति बीरैया वर्सेज एन सुबैया. द 6th इज हंसराज गुप्ता वर्सेज देहरादून मसूरी इलेक्ट्रॉनिक ट्रामवेज कंपनी लिमिटेड. द 7th and 8th ऑन प्रिलिमिनरी डिग्री मूलचंद वर्सेज डायरेक्टर्स कंसल्टेशन एंड फूलचंद वर्सेज गोपाल लाल. देन द 9th इज अबाउट लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, दैट इज चंदा देवी वर्सेज Srinath Sharma 1993 Patna. And the 10th is on misne profit, that is Harry Compson Gray versus Bhagu Miya 1930 Privy Council. ये 10 केसेस आपको पढ़ने हैं. The 10 cases are important for you. Now I am going to start one by one discussion. The first 5 cases are related to nature of the court. The first 5, ठीक है. ये 4 जो आपको इसमें दिख रहे हैं और ये 5वां इधर है, ठीक है. वन बाय वन आई एम गोइंग टू डिस्कस. ओके, द फर्स्ट इज मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरालाल. इन केस ऑफ मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरालाल, the scope of the code has been described, has been explained, ठीक है. इस संहिता के विस्तार के बारे में चर्चा हुई. लिखा हुआ है द कोड इज एग्जॉस्टिव ऑन मैटर्स स्पेसिफिकली डील्ड विद इट. द कोड इज एग्जॉस्टिव on matters specifically dealt with it. However, it is not exhaustive on the points not specifically dealt with therein. इस मामले में इन केस ऑफ मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरालाल, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट the code is exhaustive but only on the matters specifically dealt with it, but not on the point not specifically dealt with the code. यह संहिता केवल उन्हीं विषयों पर संपूर्ण है जिस पर इस संहिता में चर्चा की गई है. उन विषयों पर संपूर्ण नहीं है जिन पर इस संहिता में चर्चा नहीं की गई. ये आपका
केस है सेठ हीरालाल वर्सेस मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरालाल। द सेकेंड एंड थर्ड केसेस, केस नंबर सेकेंड एंड थर्ड, बोथ आर ऑन द सेम टॉपिक। ये कौन कौन से केस हैं? राम भरोसे वर्सेस रुमन लाल, घनश्याम दास वर्सेस डोमिनियन ऑफ इंडिया। बोथ आर ऑन सेम पॉइंट। इन बोथ द केसेस प्रिवी काउंसिल एंड सुप्रीम कोर्ट observed that the code of civil procedure is an adjective law. It neither creates nor takes away any right. It is intended to regulate the procedure to be followed by civil courts. राम भरोसे बनाम रुमन लाल के मामले में प्रिवी काउंसिल और घनश्याम दास वर्सेस डोमिनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह संहिता केवल एडजेक्टिव विधि है, एक वस्तुनिष्ठ विधि है, और ये न तो कोई अधिकार सृजित करती है, न ही कोई अधिकार वापस लेती है। इसका उद्देश्य केवल सिविल न्यायालय की प्रक्रियाओं का विनियमन करना है। द फोर्थ केस इज ननी गोपाल मित्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1970। सुप्रीम कोर्ट। The fourth case is Nani Gopal Mitra. In this case, इस केस में क्या कहा गया? It is a well settled principle of interpretation of statutes that procedural laws are always retrospective in operation unless there are good reasons to the contrary. ननी गोपाल मित्रा के केस में सभी प्रोसीजरल लॉज के बारे में कॉमन चर्चा की गई कि जनरली जो प्रोसीजरल लॉज होते हैं वे भूतलक्षी प्रभाव से आते हैं। क्यों? लॉ ऑफ एविडेंस सीआरपीसी सीपीसी में कोई अमेंडमेंट हुआ तो आज के टाइम पे, आज के डे पे जो पेंडिंग केसेस हैं उन पे भी ये अमेंडमेंट अप्लाई हो जाता है। सो जनरली द रूल्स ऑफ प्रोसीजरल लॉज आर ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव नेचर। सामान्यतः प्रक्रियात्मक विधियों के प्रावधानों की प्रकृति भूतलक्षी होती है, भूतलक्षी प्रभाव से लागू होते हैं। बट इन 1957 सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व अर्लियर गरिकापति वीरैया वर्सेस एन सुब्बैया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्या? द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इज नॉट रिट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन, कि यह संहिता भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं है। ननी गोपाल मित्रा के केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्स in Nani Gopal Mitra that generally the procedural laws are of retrospective nature, but in case of Garika Patti Viraiya versus N.S. Subbaiya Chaudhary, Supreme Court earlierly observed that code of civil procedure is not retrospective। और इसको और भी कुछ केसेस में कहा गया। महादेव प्रसाद सिंह वर्सेस राम लोचन, मोहनलाल जैन वर्सेस स्वामी मन सिंह जी, इन केसेस में भी ये कहा गया, इट वाज हेल्ड दैट सिविल प्रोसीजर कोड इज नॉट रिट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, कि ये भूतलक्षी नहीं है। तो जो गरिकापति वीरैया वर्सेस एन सुबैया चौधरी का केस है, उसको सपोर्ट में दो केस और भी हैं, महादेव प्रसाद सिंह वर्सेस राम लोचन एंड मोहनलाल जैन वर्सेस स्वामी मन सिंह जी। अब हम चलते हैं डिफिनीशन क्लास पे, जो इंपॉर्टेंट केसेज हैं उन पे। डिक्री
को डिफाइन करने में एक टर्म यूज होता है सूट, डिक्री। इन सेक्शन 2 क्लॉज 2, in defining the term decree, the term suit has been used in the court. इसमें वाद शब्द का प्रयोग किया गया है। ओके, डिक्री की डिफिनेशन। बट nowhere the term suit has been defined in any institute or any law. परंतु कहीं भी वाद शब्द परिभाषित नहीं है। बट इन केस ऑफ हंसराज गुप्ता वर्सेस Official liquidators of the Dehradun Mussoorie Electric Tramway Company Limited, the term suit has been defined by Honorable Privy Council. Privy Council द्वारा इसको डिफाइन किया गया। किसको? The term suit, वाद शब्द को डिफाइन किया गया किसमें? हंसराज गुप्ता वर्सेस देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवे कंपनी में 1933 प्रिवी काउंसिल। इसमें क्या कहा गया? द वर्ड सूट ऑर्डिनरली मीन्स एंड अपार्ट फ्रॉम सम कॉन्टेक्स्ट मस्ट बी टेकन टू मीन अ सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। इट मीन्स दैट व्हेन देयर इज नो सिविल सूट देयर इज नो डिक्री। ठीक है, दस एवरी सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। इसमें बस वाद की इतनी ही परिभाषा की गई कि जब कोई सिविल कार्यवाही वाद पत्र के जरिए की जाती है तो उसे हम वाद कहते हैं। यू नो दैट सिविल प्रोसीडिंग्स माइट बी इनिशिएटेड बाय वे ऑफ एप्लीकेशन, बाय वे ऑफ मेमोरेंडम, बाय वे ऑफ रीट्स। ठीक है, तो अगर सूट के है तो कैसे होगा? बाय वे ऑफ प्लेंट। देन आफ्टर There are two cases on preliminary decree. दो मामले प्रारंभिक आरंभिक डिक्री पे हैं। मूलचंद वर्सेस डायरेक्टर कंसोलिडेशन 1995 सुप्रीम कोर्ट एंड फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल 1967 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इन दोनों केसेस में आपको देखना है कि क्या कहा गया। मूलचंद वर्सेस डायरेक्टर कंसोलिडेशन 1995, इसमें कहा गया अ प्रिलिमिनरी डिक्री इज ओनली ए स्टेज इन वर्किंग आउट द राइट्स ऑफ द पार्टीज व्हिच आर टू बी फाइनली एडजुडिकेटेड बाय ए फाइनल डिक्री। ठीक है, इसमें क्या कहा गया? प्रिलिमिनरी डिक्री को डिफाइन किया गया। अ प्रिलिमिनरी डिक्री इज पास्ड इन दोज केसेस इन व्हिच द कोर्ट हैज फर्स्ट टू एडजुडिकेट अपॉन द राइट्स ऑफ द पार्टीज and has then to stay its hand for the time being until it is in a position to pass a final decree in the suit. In other words, a preliminary decree is only a stage in working out the rights of the parties which are to be finally adjudicated by a final decree. ठीक है, ये है आपका केस मूलचंद वर्सेस डायरेक्टर कंसोलिडेशन 1995। मूलचंद बनाम निदेशक चकबंदी। क्या कहा गया कि आरंभिक आज्ञप्ति वह अवस्था है जिसके माध्यम से पक्षकारों के अधिकारों को निर्धारित करने के लिए अंतिम डिक्री पारित करने तक न्यायालय पहुंचता है। ओके, एंड द अदर केस फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल, इसमें कहा गया देयर इज नथिंग इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर which prohibits passing of more than one preliminary decree if circumstances justify the same and it may be necessary to do so. इसमें कहा गया कि संहिता में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि न्यायालय को किसी एक मामले में एक से अधिक प्रारंभिक आज्ञप्ति पारित करने से रोकता। There's nothing in the code, nowhere in the code, ठीक है, which prohibits passing of more than one preliminary decree if circumstances justify the same and it may be necessary to do so. यदि एक से अधिक डिक्री पास करने की जरूरत है तो इसको कहीं कोई लॉ रोकने वाला नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक केस और है इस पे जो यहां बोर्ड पे नहीं लिखा, बट यू हैव टू नोट इट। ठीक है,
On this point, there are three cases you have to note. One is Phulchand versus Gopal Lal, and the two others are write down. The second is Gulsam Bibi. Gulsam Bibi. Gulsam Bibi versus Ahamdasa Rathod. Ahamdasa, Ahamdasa Rowther. 1919 मद्रास, 1919 मद्रास का केस है। लिखा हुआ है द हाई कोर्ट ऑफ मद्रास रिफरिंग टू रूल्स 12 and 18 ऑफ ऑर्डर 20 ऑफ द कोर्ट। मद्रास उच्च न्यायालय ने आदेश 20 के नियम 12 और 18 का हवाला देते हुए स्टेटेड कहा कि नीदर रूल contemplates more than one preliminary decree and no final decree in one suit. In fact, the code nowhere contemplates more than one final decree in one suit. To have two final decree and to call the first one a final decree will be really a misnomer as it will not be final. यह इस केस में भी कहा गया कि कहीं भी संहिता में किसी भी नियम में नहीं लिखा है कि किसी मामले में केवल एक ही प्रारंभिक आज्ञप्ति होगी और एक ही अंतिम होगी। एंड द लास्ट केस दैट इज बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन 1995 इन द केस ऑफ शंकर वर्सेस चंद्रकांत। इस पर जो लास्ट केस है सुप्रीम कोर्ट का 1995 का है वो है शंकर वर्सेस चंद्रकांत। सुप्रीम कोर्ट से इट इज सेटल्ड लॉ दैट मोर देन वन फाइनल डिक्री कैन बी पास्ड। एक से अधिक आरंभिक आज्ञप्तियां पारित की जा सकती हैं। ठीक है, केस का नाम मैं फिर से बोल दे रहा हूं, शंकर वर्सेस चंद्रकांत, 1995 सुप्रीम कोर्ट। अब डिफिनिशन क्लास में अगला सेक्शन है लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पे बहुत सारे केसेस हैं, बट जो ये केस आपको दिखाई दे रहा है चंदा देवी वर्सेस श्रीनाथ शर्मा, ठीक है, इट हैज बीन आस्क्ड, और इसमें क्या कहा गया, इट इज ऑन लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, सेक्शन 211, ये सेक्शन 211 पे है, ठीक है, धारा 211 पे है। विधिक प्रतिनिधि की परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए है। इसमें कहा गया वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ अ मिसिंग पर्सन आर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लिखा हुआ है that since state of the respondent was being managed by his wife and children in his absence and as such they are intermingling with his state, they are held to be his legal representatives in view of section 211 of the code। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है इस केस का नाम। इसमें लापता व्यक्ति के पत्नी और बच्चों को उसका विधिक प्रतिनिधि माना गया बाय सुप्रीम कोर्ट। एंड द लास्ट केस इज ऑन मिसने प्रॉफिट, ठीक है, ये मध्यवर्ती लाभ पे है। इट इज अबाउट द टेस्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ मिसने प्रॉफिट। मध्यवर्ती लाभ के निर्धारण का जो परीक्षण है, जो पैमाना उस पर है, ठीक है। हैरी कॉम्पसन ग्रे वर्सेस भागू मियां, AIR 1930 प्रीवी काउंसिल 82। इस केस में क्या कहा गया, The test is not what the plaintiff has lost by being out of possession, but what the defendant gained or might reasonably and with ordinary prudence have gained by such wrongful possession. The measure is not what plaintiff lost. मध्यवर्ती लाभ की गणना में वादी कब्जे से बाहर होने पर क्या खो दिया ये आधार नहीं है, बल्कि प्रतिवादी क्या पाया या यदि वह सामान्यतः कार्य करता उस जमीन पर तो क्या पा लेता, इसके आधार पर की जाएगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट 10 केसेस पढ़ेंगे
we will discuss the next 10 cases or other cases. Okay.